आपको दिखाई दे, मैं कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से इसको देख पाए बोर्ड को, है ना। तो थोड़ा सा और भी मैं आगे कोशिश करूंगा कि इसको मैं ले लूं। तो देखिए, जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम देखेंगे, और वो है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन पर 12th में एक क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको हमें देखना है कि ये प्रश्न किस तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन, बोर्ड दिख रहा है तो दिखा हुआ, ओके। देखिए, जैसे मान लीजिए 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। कितने कितने हैं? 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, और इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए 1 ओम, इसको बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिखे, ऐसी व्यवस्था है। हाँ कर लो, आप थोड़ा आगे कर लो, देखिएगा। और इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए, अब मैं 3 प्रतिरोधों को इस तरीके से, ये आपको एग्जाम में चित्र नहीं बनाना, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। ये देखिए, ये एक पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध। इसका मान है 1 ओम, इसका मान है 2 ओम और इसका मान है 3 ओम। तो जब प्रतिरोधों को इस प्रकार से, कम कर लो आवाज, ये कैमरा है और इसी में माइक्रोफोन लगा। देखिए, बोर्ड दिख रहा है। अगर कुल प्रतिरोध आपको निकालना है श्रेणी क्रम में, कौन सा क्रम ले रहे हैं आप? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध में कुछ नहीं करना आपको, सिंपली इनको आप जोड़ दीजिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ देना है, बस केवल जोड़िए। मतलब जब भी आप प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम निकालेंगे, आपको मात्र इसको जोड़ना भर है। देखिए, जोड़ दीजिए। R1 कितना है? 1, R2 2, R3 3। केवल आपने 1, 2 और 3 को जोड़ा, तो 1 और 2, 3 और 3, ये 6 ओम आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न। क्या हुआ कि प्रतिरोधों का संयोजन करना है, सबसे पहले हमने कहा श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में आपने क्या किया कि प्रतिरोधों को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली, श्रेणी क्रम का मतलब होता है प्रतिरोध एक के बाद एक लाइन से जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसे में आपको श्रेणी क्रम में केवल इन प्रतिरोधों में R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत इजी है। R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जस्ट आपको इनको क्या करना है? जोड़ना है। तो 1 धन 2 धन 3, तो ये हो गया आपका 6 ओम। कितना इजी है, बहुत सिंपल। और 3 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कि प्रतिरोधों का जो संयोजन है, तो वो प्रश्न इस तरह से आएगा, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, है ना। ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। 1 ओम, 2 ओम, ये ओम का निशान है बेटा, ऐसा जो निशान होता है ओम का। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। क्या प्रश्न है? देखिए, प्रश्न है 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, एक बात, और दूसरी बात समांतर क्रम में जोड़ेंगे। आपको निकालना है तुल्य या परिणामी प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध हमें निकालना है। और प्रतिरोध कैसे जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो देखिए, श्रेणी क्रम में तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली मैंने आपको बता दिया कि R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। मतलब तीनों प्रतिरोधों को आपस में क्या कर दीजिएगा? आप जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ते ही आपका क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 ये मिलकर आपके हो जाएंगे 6।
तो आपको ये बात स्पष्ट हो गई कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के अगर 3 प्रतिरोध हैं और उन्हें अगर हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा वो 6 ओम बन जाएगा। तो देखिए इसका आंसर में आपको एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, आप सिंपली ऐसा लिखेंगे श्रेणी क्रम में और जस्ट एक फार्मूला लिखेंगे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 और R इज इक्वल टू हो जाएगा 6 ओम और ये हो जाएगा आपका परिणामी प्रतिरोध। तो बहुत सिंपल परिणामी प्रतिरोध निकालना श्रेणी क्रम में, केवल क्या करना है आपको केवल इनको मात्र श्रेणी क्रम में क्या करना है, इस सूत्र से आपको इनको केवल जोड़ देना है। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 केवल आपने जोड़ा है और जोड़ने मात्र से ये उत्तर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके साथ और शेयर करूंगा मैं इसको पढ़ाने के बाद, ये भी एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए समांतर क्रम में हमको क्या करना है, समांतर क्रम में जो ये फार्मूला होता है श्रेणी क्रम वाला, ये फार्मूले में कुछ बदलाव हो जाता है। मतलब यहां R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था, मतलब यहां पर क्या हो रहे थे, प्रतिरोध जुड़ रहे थे, है ना, प्रतिरोधों को आपने सीधे सीधे जोड़ दिया था। समांतर क्रम में आपको क्या करना है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करना है। मतलब आपको क्या कर देना है, ये जो प्रतिरोध R1 R2 R3 जो पहले आप यहां ऊपर लिखते थे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अब आपको इनको ऊपर नहीं लिखना है ऐसे, आपको इसको ऐसे लिखना है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आपको मालूम है ये आपका R1 का मान है 1 ओम, R2 कितना आपका 2 ओम, R3 कितना आपका 3 ओम। तो आपको जस्ट R1 R2 और R3 के प्लेस पर ये मान भर देना है। तो आपका ये 1/R हो जाएगा 1/1 1/1 धन 1/2 1/2 धन 1/3 1/3। क्लियर हुआ? क्या किया आपने, R1 के प्लेस पर 1 ओम, R2 के प्लेस पर 2 ओम और R3 के प्लेस पर 3 ओम लिख दिया और ये 1/R ही लिखना है आपको। ठीक है, यहां भी आपने यही किया था, R1 के प्लेस पर 1 ओम लिखा था, R2 के प्लेस पर 2 ओम और R3 के प्लेस पर 3 ओम लिखा था। लेकिन यहां फार्मूला क्या था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहां फार्मूला क्या है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब ध्यान रखना आपके समांतर क्रम में सूत्र 1 के बटा में आ जाता है और श्रेणी क्रम में वो सीधे सीधे चलेगा। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का सूत्र है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्रतिरोधों के समांतर क्रम का सूत्र है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आप देख लीजिए ध्यान से 1/R। अब तो ये कौन सी कक्षा का सवाल हो गया, मेरे ख्याल से आप समझ गए कि ये सवाल अब जो है तीसरी चौथी पांचवी कक्षा का हो गया। अब तो सिंपली आपको इसको क्या करना है, लघुत्तम हल करना है इसमें। तो देखिए आप यहां पर ध्यान से देखिए तो 1 2 और 3 है, तो इसके लिए यहां पर एलसीएम में क्या बनेगा, ये 6 बनेगा। ठीक है, क्या बन, देखिए आप यहां देख लीजिए, मैं बता देता हूं। 1 2 3, ये 2 से 1 1 3, फिर ये 3 से 1 1 1, कितना बना, 2 3 6 बना। तो ये 6 आपका जो है एलसीएम में आ रहा है। अब आप यहां देखिए 6 में 1 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा और इस 6 में इस 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। अब ये तो मुझे बताना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है, लेकिन आप फिर भी इसको समझ लीजिए क्योंकि कई बार यहां भी गलती हो जाती है। अब देखिए 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो ये 3 आएगा। वैसे हमेशा जितनी बार भाग जाएगा वही संख्या लिखा जाएगी क्योंकि हमेशा हर बार यहाँ पर 1 1 1 ही रहेगा। फिर 6 में 3 का भाग कितनी बार गया, 2 बार और 2 में 1 का गुणा हो गया 2। ठीक है, देखिए आपका एलसीएम 6 बना है ना, और ये आपका यहाँ 1 है तो 6 में 1 का भाग 6 बार
फिर 6 में 2 का भाग 3 बार और 6 में 3 का भाग 2 बार। अब आपका यहाँ पे मान जो आया वो कितना आया, देखिए 1/r का 6 और 3 9 और 2 11, 11/6 हो गया है। ध्यान रखना बेटा ये 1/r का मान है ना, r का नहीं है, 1/r का है। और आपको निकालना है r, क्योंकि आपको निकालना है परिणामी प्रतिरोध। तो r निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे 1/r का मान 11/6 है तो r बराबर हो जाएगा 6/11। मतलब क्या किया, इसको भी उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया। 6/11 ओम जो है ये आपका उत्तर हो जाएगा कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो आपको मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ इसको नोट भी कर लेना था, अगर नहीं किया है तो एक बार और समझाते जा रहा हूं, इतनी देर में आप नोट कर लेंगे। 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, और उन्होंने कहा है कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, और इनको श्रेणी क्रम और जब समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना, एक बार कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं हम, श्रेणी क्रम में, और एक बार समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो वो कह रहे हैं कि इसका जो है परिणामी प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, आपको जस्ट 1 ओम 2 ओम और 3 ओम दिए हैं, एक को आप R1 मान लीजिए, एक को R2 मान लीजिए, एक को R3 मान लीजिए। ठीक है, तो R1 कितना हो गया आपका 1 ओम, R2 कितना हो गया 2 ओम, R3 कितना हो गया 3 ओम। श्रेणी क्रम में क्या होता है बेटा, एक के बाद एक जुड़ते हैं ऐसे, तो ये श्रेणी क्रम 1, ये 2 और ये 3, ये R1, ये R2 और ये R3। चित्र एग्जाम में नहीं बनाना है। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R1 कितना है 1, ये 1 लिख दिया। R2 कितना है 2, ये 2 लिख दिया। R3 कितना है 3, ये लिख दिया। अब 1 धन 2 धन 3 ये 6 हो गया। याद रखिएगा कि जब आप उत्तर लिखते हैं तो जैसे प्रश्न में उन्होंने ओम लिखे हैं वैसे ही आपको उत्तर में भी ओम लिखना है। तो ये आपका 6 ओम हो गया परिणामी प्रतिरोध। आपको अगर सिंबल बनाने में दिक्कत आए तो हिंदी में ओम लिख दीजिएगा। अब अगर यही प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हो, मतलब ऐसे जुड़े हो, देखिए आप, ये एक प्रतिरोध है ना, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, ये R1, ये R2 और ये R3। तो ये है आपके समांतर क्रम में। ठीक है, अब समांतर क्रम में जो फार्मूला लिखेंगे आप उसमें एक एक के बटा कर देना इनको। जैसे यहां R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखा था, यहां लिखना आप 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, क्या लिखेंगे 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब आप क्या कीजिए, देखिए आप 1/r इज इक्वल टू 1/r1 में क्या करेंगे, 1/1 कर दीजिए। R1 के प्लेस पर 1 हो गया है ना, R1 1 है, R2 2 है और R3 3 है। तो 1/1 प्लस R2 के प्लेस पर 2 लिखिए 1/2 प्लस R3 के प्लेस पर 3 लिखिए 1/3। तो क्या हो गया देखिए बेटा, अब 1 2 और 3 का मैंने यहाँ आपको एलसीएम लेना बताया कि आप कैसे लेंगे। तो ये आ रहा आपका 6 आ रहा, तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब 6 में 1 का भाग 6 बार, ये 6, 6 में 2 का भाग 3 बार, ये 3, और 6 में 3 का भाग 2 बार। ये क्योंकि यहाँ गुणा करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्यों, वहाँ यहाँ पर एक एक लिखा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 6 और 3 9 और 2 11, 11/6 हो गया। ये मान आया बेटा 1/r का। और ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको 1/r नहीं निकालना है, आपको निकालना है r। तो इसलिए वैल्यू हो जाएगी, उल्टा करिए इसको, तो ये हो जाएगी 6/11 ओम। एक खास बात आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस उत्तर के साथ एक निष्कर्ष और बता रहा हूं मैं आपको, और वो आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा कि जैसे यहां R1 R2 और R3 1 2 3 दे रखे थे, लेकिन जब आपने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा, देखिए आपने कौन से क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो उत्तर 6 ओम आया, जो 1 2 और 3 तीनों से बड़ा है ना। तो इसका मतलब यह है कि श्रेणी क्रम में जो परिणामी प्रतिरोध आया है वो R1 R2 R3 तीनों से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि श्रेणी क्रम के अंदर परिणामी प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से एक प्रश्न हो गया कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जो परिणामी प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। अब समांतर क्रम में देखिए, ये 6/11 हुआ है, ये तो 1 से भी छोटा हो गया, तो ये 1 से छोटा हो गया, जबकि हमारे 1 2 3 है। तो समांतर क्रम में हमने समझा कि जो परिणामी प्रतिरोध है वो घट जाता है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक निष्कर्ष है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में परिणामी प्रतिरोध बढ़ता है और समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध घट जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको लिख भी लिया होगा। और अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को हम चेंज करते हैं, है ना। चेंज करके देखें, एक सवाल आप लोगों के लिए देता हूं मैं चेंज करके। 2, 4 और 5 ओम ले लेते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है ना। प्रश्न को बदल रहे हैं, बदल दूं मैं? देखिए यहां ले लीजिए आप 2 ओम, यहां ले लीजिए 4 ओम और यहां ले लीजिए 5 ओम। अब करें सवाल, क्या किया आपने, 2, 4 और 5, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो यहां तो बहुत सिंपली आपको क्या करना है, केवल 2 लिखना है, 4 लिखना है और 5 लिखना है। तो 2, 4, 6 और 5 11 ओम हो जाएगा। ये देखिए यहां भी वही बात साबित हो गई कि परिणामी प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। अब यहां देखिए आप समांतर क्रम के अंदर 2, 4, 5 वाले सवाल में समांतर क्रम में देखिए यहां 2 लिखूंगा मैं, यहां मुझे लिखना है 4, यहां लिखना मुझे 5। ठीक है। अब देखिए 2, 4 और 5 का हम एलसीएम लेने जाएंगे, है ना। बस एग्जाम में एक ही पैटर्न है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल उस एक पैटर्न पर ही आपको चलना है ना। देखिए आप 2, 4 और 5 ये वाला पाना। अब 2, 4, 5 का एलसीएम बनाना है। ये देखिए यहां लिखो आप 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2 से एक बार, 2 बार, ये 5 ऐसा कैसा है, फिर 2 से 1, 1, ये 5 ऐसा कैसा, और फिर ये 5, 1, 1, 1, जब तक तीनों जगह 1 नहीं हो जाए। कितना बन रहा है, 5 दूनी 10 दूना 20, तो ये यहां आप लिखेंगे 20। ठीक है, एलसीएम बन के आ रहा है कितना, 20। अब 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 10 बार, प्लस 20 में 4 का भाग कितनी बार, 5 बार, प्लस 20 में 5 का भाग कितनी बार, 4 बार। तो ये 1/r की वैल्यू कितनी आई देखिए आप, 10 और 5 15 और 4 19/20। कितना आया, 19/20। और आपने अगर इसको सॉल्व किया, उल्टा किया, ध्यान रखना समांतर क्रम में उल्टा करना ही पड़ेगा, उत्तर लाते वक्त उल्टा करना पड़ेगा इसको। तो ये हो जाएगा 20/19 और उत्तर के अंदर हमको मालूम है क्या लिखते हैं, हम ओम लिखते हैं। तो इस तरीके से हम प्रतिरोधों का ये जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूहन है, इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये एग्जाम में भी बहुत सरल प्रश्न है। अगर 3 नंबर में एग्जाम में आता है तो हमारे लिए कितनी फायदेमंद बात है, क्योंकि 3 नंबर का उत्तर हमारा बहुत सिंपली, बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाता है। तो केवल करना क्या है, जब श्रेणी क्रम हो तो R = R1 + R2 + R3 करना है और तीनों को जोड़ देना है और ओम में उत्तर लिखना है। जब समांतर क्रम हो तो यही सूत्र 1/r = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो जाएगा। ठीक है ना। और आपको क्या करना है, 1 के बटा में मान रख के चलना, 1/r बराबर 1/2, 1/4, 1/5 एलसीएम ले लेना है। लास्ट में याद रखना कि ये 1/r का मान आएगा, इसको उलट गुणित करके r का मान निकालना है। क्लियर है। तो ये आपका एक 3 नंबर का प्रश्न जो है इकाई 2 में, यूनिट 2 12th फिजिक्स यूनिट 2 में जो धारा विद्युत है उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आपका 3 अंक का ये रहेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से ये प्रश्न तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो इसमें अब ज़्यादा हम समय नहीं देंगे, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। श्रेणी क्रम में आपको तीनों प्रतिरोधों को जोड़ना है, R1 + R2 + R3 करना है, और जब आप समांतर क्रम में करने जाएं तो आपको 1/r = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
R3 कर देना है तो आपका ये आंसर रेडी हो जाएगा। अब बेटा आप ध्यान से देखिएगा, तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हम लोग लेकर आ रहे हैं। 3 नंबर में परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, और हो सकता है कि इससे रिलेटेड एक छोटा प्रश्न भी जो है आपको परीक्षा में मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न ये है बेटा कि जो अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग, प्रश्न बना लीजिए आप मेरे साथ साथ कि अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग क्या है? अनुगमन वेग का धारा घनत्व तो हो ही जाएगा। अनुगमन वेग का धारा के साथ संबंध बताइए। मतलब यह है कि प्रश्न यह बन रहा है कि अनुगमन वेग क्या है और अनुगमन वेग का धारा के साथ संबंध बताइए। अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग का धारा के साथ संबंध बताइए। देखिए पहले तो इसको अनुगमन वेग को आप समझिए कि अनुगमन वेग क्या है, क्योंकि बेटा ये यूनिट 2 के अंदर मैं बात करूंगा कि यूनिट 2 जो है आपकी धारा विद्युत, उसमें 3 अंक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से ऑब्जेक्टिव के आने की भी पूरी संभावना है। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, और इस प्रश्न को हम आज ही तैयार कर लेंगे, अभी तैयार करेंगे, ठीक है। बाद में आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तो यहां से आपका एक आंसर भी रेडी हो जाएगा। या इस लाइव जब भी आपको ऐसा लगे तो लाइव स्ट्रीमिंग को आप दोबारा बार बार देख भी सकते हैं। तो अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो अनुगमन वेग होता है वो क्या होता है। अनुगमन वेग, इसको हमें समझना है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाते हैं किसी चालक के ऊपर, देखिएगा ये यहां एक चित्र में बना रहा हूं, उसके बाद में फिर आपको इस चित्र में ही मैं आपको अनुगमन वेग की परिभाषा समझाऊंगा। देखिए मेरे पास में एक चालक है, ये इस तरीके से मैंने एक चालक लिया है ना, एक तार भी हो सकता है, ये चालक तार, ये देखिए ये मैंने एक चालक तार लिया, ठीक है। और इस तार को मैंने नाम दिया है PQ, इसको मैं नाम दे रहा हूं P और Q। तो PQ मेरे पास एक चालक तार है, परिभाषा भी समझा दूंगा, सूत्र भी निकालना सिखा दूंगा, है ना। ये चालक तार है PQ, और इस तार की जो लंबाई है वो, मान लीजिए आप एक तार ले रहे हैं तो पहले उसके बारे में सब बातें लिख दीजिए, इसकी लंबाई A है, L है ना, लेंथ, और इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, सरल शब्दों में कहें तो मोटाई, ठीक है। तो लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या मोटाई कितनी ले ली आपने, A ले ली, ठीक है। लंबाई अंग्रेजी में लेंथ बोलते हैं तो L हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, तो A बोलते हैं तो A हो गया। तो क्या क्या कहा आपने कि आपके पास में क्या क्या चीजें हो गई। PQ आपके पास में एक क्या हो गया, चालक हो गया, है ना, जिसकी लंबाई L है और जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। मैं परिभाषा भी समझा रहा हूं आपको। अब इसमें क्या किया आपने, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया मतलब इसको आपने एक सेल से या बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। ये बैटरी लगा दी मैंने, आप चाहें तो सेल भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये बैटरी लगा दी, ये प्लस और ये माइनस, और आप चाहते हैं कि नहीं हम तो केवल सेल ही लगाएंगे तो आप सेल लगा दीजिए, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, सुविधाजनक रहेगा परीक्षा में आपके लिए। ये आपने सेल लगा दिया, ठीक है। और आपने इसको सेल लगाकर ये यहाँ आपने इसको कुंजी लगा दी, और ये आपने इसके साथ में बाह्य विद्युत परिपथ के साथ में इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया, ठीक है। ये परिपथ में बहने वाली धारा हो गई, जिसको आपने I कहा, ये I धारा हो गई, ठीक है, ये I धारा हो गई। अब जैसे ही आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया इस चालक के ऊपर, समझिएगा, तो यहां क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र तो आपका लग गया, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र लग गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया आपका, ये विद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन,
क्योंकि धातुओं में विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हो गया कि धातुओं में विद्युत का चालन होता है रिक्त स्थान मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा। अब आपका ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इस बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये एक नियत औसत वेग से गति करने लगता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इसकी इस गति को या इस नियत औसत वेग को ही हम कहते हैं वीडी। वीडी ऐसे लिखते हैं इसको, वी ऐसे लिखते हैं और डी छोटा, वीडी। वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब अनुगमन वेग। तो आपने समझा कि परिभाषा इसकी बन गई। देखो अब चित्र भी तैयार हो गया, परिभाषा भी बन गई। कैसे? बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो चालक में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगता है, और इस औसत वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। मतलब क्या है? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक नियत औसत वेग से क्या होगा? ऐसे गति करने लगेगा। कैसे करने लगेगा पता है आपको? माइनस से प्लस की ओर जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताइएगा। ये मैंने यहाँ ये गोला में इलेक्ट्रॉन बता दिया, और ये तीर का निशान, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से इस तरफ जा रहा है। क्लियर है? तो जो परिभाषा हमारी बनेगी, ये यूनिट 2 में क्या है, 3 अंक का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनुगमन वेग की परिभाषा ये है कि बाह्य या बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में या धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करने लगता है या औसत वेग से गति करता है। इसे अनुगमन वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अनुगमन वेग कहते हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव का प्रश्न और लिख लीजिए कि इसका जो मान है वो 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए जब भी मैं पढ़ाऊंगा मेरे साथ साथ पढ़ाई में क्या होगा, क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी निकलते चले जाएंगे। तो क्या हुआ? बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं, और इस औसत वेग को अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसका मान कितना होता है? 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो एक तो यह है कि चालक में विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो एक ऑब्जेक्टिव तो ये यहाँ पढ़ा, देखिए परिभाषा में कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, विद्युत का प्रवाह। एक दूसरा ये अनुगमन वेग का मान, तीसरा अनुगमन वेग क्या है। ये 3 प्रश्न एक एक नंबर के यहां पढ़े कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक नियत औसत वेग से गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इस औसत वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग, और इसका मान होता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। अब आप कहेंगे कि अनुगमन वेग का धारा के साथ क्या संबंध है, रिलेशन क्या है, मतलब अनुगमन वेग और धारा का क्या संबंध है। तो देखिए इस संबंध को हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए ये संबंध हम निकालने का प्रयास करेंगे। अब इस संबंध को अगर आपको निकालना है, देखिए मैंने कहा कि यूनिट 2 में 3 अंक का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि ये इसका क्या संबंध है ना, किसके साथ? अनुगमन वेग और धारा का आपसी संबंध क्या है। तो देखिए यहां से आपको इसको समझना पड़ेगा। मैं इसको एक लाइन खींच देता हूं यहां पे। आप जो जानते हैं वहां से हम शुरुआत करेंगे। अनुगमन वेग का धारा के साथ संबंध निकालना है। जब भी आपको कोई रिलेशन निकालना होता है रटिएगा मत, पहले समझिए कि क्या करना क्या है। नहीं तो अगर आप रटने गए तो फिर तो क्या होगा, आपका जो क्रम है वो टूट जाएगा, और जब आपका क्रम टूट जाएगा तो फिर क्या होगा, आप उसको नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में। तो देखिए एक तो आपके पास अनुगमन वेग हो गया है ना, इसका मान इतना होता है, और इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसको लिख दीजिएगा, इसे वीडी से व्यक्त करते हैं।
मतलब क्या हुआ कि v बड़ा है और d छोटा, नीचे की तरफ लिखना है आपको। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये हो गया अनुगमन वेग। चलिए, अब धारा के साथ इसका क्या संबंध है, मतलब करंट के साथ, विद्युत धारा के साथ इसका क्या संबंध है, किसका, अनुगमन वेग का। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए पहले मैं पूरा समझा देता हूं इसको, फिर एग्जाम में कैसे लिखना है ये बताऊंगा। सबसे पहले क्या है, धारा के साथ जब इसका आप रिलेशन निकालते हैं तो देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि धारा जो है वो होती है आवेश बटे समय। क्या होती है धारा, बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। तो ऐसे में आपको अगर धारा निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आवेश निकालना पड़ेगा। जब आवेश निकल जाएगा तो फिर आप धारा निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आवेश निकालना है तो समस्या आवेश की होगी, और आवेश को हम व्यक्त करते हैं काई से, Q से, है ना। और ये होता है Q बराबर N। बड़ा N जानबूझ के ले रहा हूं मैं क्योंकि छोटा N दूसरे काम में उपयोग में आएगा, इसलिए आवेश के क्वांटीकरण से अपन जानते हैं Q बराबर होता है N। मतलब क्या है कि किसी चालक में अगर एक इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, है ना, एक थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, तो उसमें आवेश होगा एक ही। अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही, ये आवेश का मान है। अगर n इलेक्ट्रॉन हुए तो n ही हो जाएंगे। तो ये आवेश का मान है Q बराबर n। तो मतलब आपको यहां से स्पष्ट है कि आपको चालक में टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है सबसे पहले। तो अगर आपने चालक में टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो आप आवेश निकाल लेंगे, और अगर आपने आवेश निकाल लिया तो आप धारा निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। देखिए फिर से समझ लीजिए मैंने क्या बताया आपको, क्या इसका पूरा जो इसकी जो पूरी टेक्निक है वो क्या है। मतलब आपको ये जो उत्तर लाना है तो वहां आप दिमाग में रखिएगा कि वो अनुगमन वेग का धारा के साथ संबंध लाना है। मतलब आपको धारा चाहिए, धारा बराबर आवेश बटे समय, यही सूत्र होता है। मतलब धारा कौन है, I, आवेश Q, समय T। अब क्या क्या चाहिए आपको, I चाहिए, Q चाहिए, T चाहिए। ठीक है, अब देखो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले Q चाहिए, तो मैंने आपसे कहा कि अगर आपको Q चाहिए तो आप Q बराबर निकालना किससे, N से। ठीक है, Q बराबर किससे निकालोगे, N से निकालना। अब Q बराबर N से निकालोगे तो आपको सबसे पहले चाहिएगा N। N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस पूरे चालक में जितने इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या चाहिएगी। ठीक है, ओके। और T निकालना है तो इसके लिए तो आपको पता है T के लिए क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल से आपका या वेग से आपका T निकलेगा। उल्टा चल रहा हूं मैं भी, है ना, ताकि आपको पता रहे कि आप ऊपर से नीचे इस तरीके से आए क्यों। क्योंकि आपका उद्देश्य देखिए, आप क्योंकि पहले आप Q निकालोगे, फिर आप T निकालोगे और उसके बाद धारा निकालोगे, है ना। तो कई बार लड़का भूल जाता है कि Q क्यों निकाला, या पहले क्या निकालना है, पहले क्या निकालना करते रहेगा। तो क्यों निकालना है, Q समझ में आया, क्योंकि धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। बस आप इस बात को याद रख लीजिएगा कि अनुगमन वेग का धारा के साथ संबंध निकालना है। तो धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आवेश निकालना है और समय निकालना है, ये दो बातें हमको निकालना है। तो ये रिलेशन हमारा निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमको क्या क्या निकालना है, आवेश निकालना है और समय निकालना है। आवेश में Q बराबर क्या है, N ही है, मतलब हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है N। और उसके बाद समय बराबर है दूरी बटे चाल, इस सूत्र का उपयोग करना है और समय निकालना है। तो ये आपका धारा निकल जाएगी। बहुत कठिन नहीं है बेटा, जो मैंने सिखाया है बस उससे आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले अब मेरे पास क्या काम बचा, मेरे पास ये काम बचा कि मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, मुझे चाहिए कि आप ये मैं लिख सकता हूं यहां पे कि PQ मेरे पास में क्या है, एक चालक है ना, ये चालक हो गया, PQ एक चालक है। और इस चालक के बारे में और भी मैं कुछ लिख सकता हूं, L उसकी क्या है, लंबाई है ना, एग्जाम में लिखना चाहिए। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये फेयर आंसर लिखवा रहा हूं मैं, मतलब समझा भी रहा हूं और उत्तर भी बन रहा है आपका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखिए बेटा, यहां से मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसमें आपको क्या निकालना है। तो यहां इसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो इस तार का जो आयतन है वो कितना है,
क्या होता है बेटा तार का आयतन, या किसी का भी आयतन क्या होता है? देखिए लंबाई गुणित क्षेत्रफल कर देंगे तो आयतन हो जाएगा, क्योंकि आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो चौड़ाई गुणित ऊंचाई आपका क्षेत्रफल बन जाएगा और लंबाई आपके पास है। तो लंबाई में अगर इस क्षेत्रफल का गुणा कर दें, ये देखिए ए एल, ये देखिए दोनों का गुणा कर दिया, क्षेत्रफल गुणित लंबाई, ये हो गया आपका तार का आयतन। ठीक है, ये क्या हो गया? तार का आयतन हो गया। अब तार के एकांक आयतन में मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन आप मान लीजिए स्मॉल एन, छोटा एन, एक आयतन में छोटा एन इलेक्ट्रॉन है आपके तार में, एकांक आयतन में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है। तो पूरा आयतन कितना है? एल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। पूरा आयतन में मतलब तार में, तो तार में इलेक्ट्रॉन हो गए कैपिटल एन बराबर, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, एन ए एल। समझ में आया? देखिए फिर समझा देता हूं। तार का आयतन है एल, पूरा आयतन तार का हो गया एल। अब उसके एकांक आयतन में एन इलेक्ट्रॉन है ना? तो पूरे आयतन में कितने होंगे? एन एन। देखो फिर समझो, देखिए ये तार है, ये तार है। इस तार के यहां एकांक आयतन में मान लीजिए ये स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है, एकांक आयतन में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब पूरे आयतन में निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? ए, लंबाई कितनी है? एल। तो एक आयतन में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे आयतन में कितना होगा? इन दोनों का इसमें गुणा हो जाएगा। और पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों का आपने कैपिटल एन लिख लिया जानबूझकर। कैपिटल एन क्यों लिखा? ताकि आप इससे आवेश निकाल पाएंगे, क्यू बराबर एन ई से। बस मैंने आपको भी सिखाया भी था कि धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, तो आवेश और समय दो चीज निकालना है, इसीलिए आपने सबसे पहले क्या किया कि एन निकाला। अब आप निकाल लेंगे तार पर आवेश, या ओके ले लीजिए तार पर आवेश, या तार से गुजरने वाला आवेश, जो भी लिखना चाहें आप। ठीक है, तो चलिए अब आवेश क्या होता है? Q बराबर एन ई, एन का मान भर दीजिए, तो ये Q बराबर हो जाएगा एन, एन का मान ये हो रहा एन ए एल ई, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर ए। ये हो गया आपका तार पर आवेश। देखिए आप, तार के एकांक आयतन में एन इलेक्ट्रॉन, तो पूरे तार में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एन एल, है ना? अभी मैंने समझाया था क्यों हुए। तो तार पर इससे आपने आवेश निकाल लिया, Q बराबर एन ई, ये आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र है, Q बराबर एन ई। ये एन आपने उठा के यहां से रख दिया, तो एन, ये देखिए एन की जगह आपने लिखा है, देखिए ध्यान से, ये Q बराबर एन ई है ना? तो ये एन ए एल, ये यहां से आपने एन की जगह लिख दिया है, ये एन की जगह, और ये ई आ गया, ये आपका Q आ गया। मतलब धारा बराबर आवेश बटे समय में आवेश निकल चुका है। अब आपको केवल निकालना है समय। ठीक है, समय जैसे ही निकलेगा अब आपका उत्तर आने वाला है। अब समय निकालने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी यहां से यहां तक की कितनी है? इलेक्ट्रॉन को P से Q तक जाने में कितनी दूरी तय करना पड़ रही है, ये देखना है कि P से Q तक की जो दूरी है वो कितनी है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन का Q से P तक जाने का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है? L है। तो इलेक्ट्रॉन को N दूरी तय करना पड़ती है ना, या यूं कहें PQ की लंबाई स्मॉल एल है, सीधी बात है। तो आपका यहां से हो जाएगा, क्या करेंगे, चूंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, मान भरिए। समय कितना हो गया? T, दूरी कितनी है? P से Q तक की दूरी कितनी है? L, और चाल आपकी हो गई अनुगमन वेग जो VD है वो हो गया। ये समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी L, चाल VD, VD आपका अनुगमन वेग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में L दूरी तय करना पड़ी, और किस वेग से करना पड़ी है? VD वेग से करना पड़ी है। तो चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय, तो T बराबर हो गया L बटे VD। अब बेटा आपके पास सब कंप्लीट काम पड़ा है। Q आपके पास हो रहा, T आपके पास हो रहा, आपको निकालना है धारा, उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, या आवेश पड़ा या समय पड़ा, तो क्या लिखेंगे? धारा बराबर, धारा I बराबर आवेश Q बटे समय T, I बराबर Q बटे T। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से मान भर दो, भरिए मान। I बराबर Q का मान रखिए बेटा,
Q का मान रखेंगे, फिर T का रखना है, ठीक है। पहले Q का रखो, NaLe, ये तो Q का हो गया। अब T का भरो, T का मान L बटे VD, ये बटा मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया, L बटे VD। अब आप देख लीजिए, तो नीचे करना है, नीचे कर दो, हल्का सा नीचे कर दो बेटा, नीचे करेंगे। चलिए ओके, क्या किया देखिए फिर से आपने, ये क्यों निकाल लिया था, ये क्यों निकाल लिया था, NaLe, और ये समय t बराबर लिख लिया L बटे VD। अब आपको निकालना I बराबर Q बटे T, कहां से आया है, धारा बराबर आवेश बटे समय, है ना। तो I बराबर Q का मान NaLe और T का मान L बटे VD, ये L बटे VD। अब देखिए आप L से L कैंसिल हो रहा है, ये इस L से इस L को आप कैंसिल कर दीजिए, तो जो आपका उत्तर बच रहा है वो ये है, इस तरीके से उत्तर आ रहा है आपका, I बराबर NaE और ये VD ऊपर चला गया, ये VD हो गया, ये आपका, ये I धारा है और VD आपका अनुगमन वेग है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप एक बार एक काम कीजिए, इस हिस्से को आप या तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि मैं यहां थोड़ा सा एक बार और इसको समझा देता हूं, तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए विद्युत क्षेत्र लगाया, ये सेल आपने जोड़ दिया, बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाया, तो जो ये चालक है इसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर क्या होते हैं, एक निश्चित औसत वेग से गति करते हैं, और इस औसत वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग, तो इसको VD से व्यक्त करते हैं। तो यह परिभाषा है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करता है या गति करते हैं, इसे अनुगमन वेग कहते हैं। इसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है, यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, और इसे VD से व्यक्त करते हैं, ये एक बात आप याद रखिएगा। उसके बाद में हम जो है इस फार्मूला पर आते हैं। तो चलिए मैं इस हिस्से को थोड़ा सा हटा रहा हूं आपके लिए, ताकि मैं आपको इसको एक बार और अच्छे से समझा सकूं। देखिए हमने कहा कि आपको जो निकालना है बस वहीं से मैं आपको प्लानिंग दे रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करिएगा कि मन में रखिएगा कि यहां हमको धारा निकालना है। तो धारा होता है आवेश बटे समय, मतलब हमको निकालना है आवेश, और आवेश Q बराबर होता है Ne, मतलब हमको Ne निकालना, मतलब N निकालना है। N मतलब चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बस वहीं से हम शुरुआत कर दें, मतलब ये चालक के बारे में कुछ बेसिक बातें आप बता दो कि जैसे आपका PQ जो है ये क्या है, अभी मैंने यहाँ लिखा PQ आपका चालक है, ये लिख दीजिए। उसके बाद उसमें लिख दीजिए उस चालक की लंबाई कितनी है, L है। फिर ये लिख दीजिए उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। और जैसे ही आप ये लिखेंगे आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा इन दोनों से कि L गुणा A आपका आयतन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये हो जाएगा कि चालक का जो आयतन है वो आयतन आपका स्पष्ट हो जाएगा कि ये AL है। आयतन कितना हो गया आपका, AL हो गया, ठीक है। अब जब चालक का आयतन AL हो गया तो आप लिखेंगे कि एकांक आयतन में मान लो इलेक्ट्रॉन, सपोज आपने एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन मान लिए स्मॉल है, तो अब चालक के पूरे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब चालक में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, और कौन से इलेक्ट्रॉन है, जब जब भी इलेक्ट्रॉन शब्द आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखना है। तो चालक में आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इसको आप कैपिटल N कर दीजिए, और ये हो गया NaL, ये चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे ही आपके चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आए कि आपका आवेश आ जाएगा Q बराबर Ne। तो आप यहां से क्या करेंगे, ठीक है बेटा, क्या करेंगे आप Q बराबर Ne, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मैं दोबारा समझा रहा हूं। देखिए अब Q बराबर Ne, तो N का मान भर दो, ये आपका Q आ जाएगा, N का मान हो गया NaL, और ये हो गया E, ये आपका Q आ गया।
अब आपको पता है कि धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, लेकिन यहाँ समय अभी तक आपके पास नहीं है, आवेश आपके पास आ चुका है। तो समय के लिए क्या करेंगे कि समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। समय को क्या लिखा आपने t, दूरी p से q तक की दूरी कितनी है l, और चाल कितनी हो गई vd। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए अब आपके पास समय भी आ गया, समय बराबर दूरी बटे चाल से। तो पहले q निकालना है फिर t निकालना है, याद रखिएगा, तब I निकलेगा। I बराबर q बटे t, धारा बराबर धारा I बराबर आवेश q बटे समय t, यही होता ना बेटा। अब भर दीजिए मान, I बराबर q का मान यहां पड़ा है NaLe, और t का मान ये निकाला हुआ आपने L बटे Vd, ये Vd बटा में बेटा। अब क्या हुआ देखिए, L से L कैंसल, ये L से L कैंसल, और ये Vd आपका ऊपर चला जाएगा। तो I का मान क्या आ जाएगा बोलो, I बराबर आ जाएगा NaEVd। ये आपका I क्या है, धारा है, और Vd क्या है, अनुगमन वेग है। तो ये आपका धारा और अनुगमन वेग में संबंध आ गया बेटा। धारा, ये धारा करंट, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग में रिलेशन I बराबर NaEVd। अगर ये संबंध धारा घनत्व के साथ पूछ ले तो कुछ नहीं करना, इस I को इस A के I के बटा में इस A को डाल दीजिएगा तो धारा घनत्व के साथ हो जाएगा। कैसे देखिए आप, देखिए I का रिलेशन यह है। अब मैं यहां से देखना इसको, मैं इस A को इसके बटा में डाल देता हूं, I बटे A, ये हो जाएगा, जो बचे वो लिख दीजिए NeVd, D छोटा लिखना। I बटे A को बोलते हैं हम J, ये है आपका धारा घनत्व, तो ये हो जाएगा NeVd, ये आपका धारा घनत्व, और Vd क्या है आपका अनुगमन वेग। यहाँ I क्या थी, धारा थी, और Vd क्या था, अनुगमन वेग। तो ये जो रिलेशन आया है ये धारा और अनुगमन वेग का है, ये रिलेशन धारा घनत्व और अनुगमन वेग का है। मतलब कुछ नहीं करना, इसको A को इसके बटा में डाल दीजिएगा तो ये धारा घनत्व निकल जाएगा, J कर दीजिएगा उसको। अब एक बहुत महत्वपूर्ण, ये हो गया 3 नंबर आपका। धारा और अनुगमन वेग ही नॉर्मली आजकल पूछा जाता है, मतलब एक स्टेप आगे जाकर नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर वो पूछते हैं तो I बटे A करना, केवल J आ जाएगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धारा है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कि धारा जो है वो अदिश राशि है और धारा घनत्व जो है वो सदिश राशि है। देखिए यहां धारा घनत्व की परिभाषा यहां से भी दी जा सकती है। ये देखिए, एकांक क्षेत्रफल है, A को 1 कर दीजिए, एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व भी धारा ही है, लेकिन वो एकांक क्षेत्रफल से बह रही है तो वो धारा घनत्व है, तो ऐसे में वो सदिश हो जाती है। तो याद रखिएगा कि धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश राशि है। फिर से सुन लीजिएगा, धारा अदिश और धारा घनत्व सदिश राशि। हालांकि जो आपके टाइम बताओ बेटा, क्या हो रहा है टाइम, मोबाइल वहां देखो, लैपटॉप में टाइम। तो धारा, मैंने कहा कि धारा जो है वो कौन सी राशि है, धारा जो है, अभी थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बता। धारा जो है कौन सी राशि है बेटा, धारा अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व सदिश राशि है। तो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया, इस ऑब्जेक्टिव को आपको नोट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। धारा रिक्त स्थान राशि है, जबकि धारा घनत्व रिक्त स्थान राशि है। यह बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और इसमें हमको यहां उत्तर लिखना है कि धारा कौन सी राशि है, अदिश है, और धारा घनत्व कौन सी राशि है, सदिश।
तो धारा जो है अदिश राशि है और धारा घनत्व जो है वो सदिश राशि। थोड़ा सा ऊपर कर दो। धारा अदिश और धारा घनत्व ठीक है रहने, सदिश राशि। दूसरी बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं याद रखिएगा, सदिश अदिश की बात कर रहा हूं। धारा बराबर आवेश बटे समय, यही है ना। आई बराबर क्या होता है, Q बटे टी। ठीक, फिर एक होता है C बराबर Q बटे V। C क्या है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, धारिता। Q आवेश, V विभवांतर, C बराबर Q बटे V, V बराबर IR, ओम का नियम। R क्या है यहां पे, प्रतिरोध। ये जितनी राशियां आपको दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी राशियां जो है अदिश राशियां, याद रखना आप। मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, I बराबर Q बटे टी, C बराबर Q बटे V, V बराबर IR, सब अदिश। इस पूरे मामले में केवल एक ही राशि है जिसके बारे में आपको कह रहा हूं, वो ये है धारा घनत्व। कि जो धारा घनत्व है वो बेटा सदिश राशि है, याद रखना। कौन सी राशि, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बातें बताई उसमें यह है कि जो धारा है वो अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व सदिश राशि है। आवेश तक अदिश है, विभवांतर या विभव भी अदिश है, प्रतिरोध भी अदिश है। तो ये इसलिए मैंने कहा कि सूत्रों से याद कर लीजिए कि इन सूत्रों में सब अदिश है ना। केवल हम ये बात कर रहे हैं कि जो धारा घनत्व है, ये धारा घनत्व जो है वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप याद सदिश अदिश को लेकर अपने ध्यान में रखिएगा। और एक हमने बात बताई आज की, जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध जो है जब श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम होता है, किसका, प्रतिरोधों का, तो उसमें श्रेणी क्रम में जो परिणामी प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। परिणामी प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। और समांतर क्रम में क्या होता है, परिणामी प्रतिरोध घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और इसमें 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तीसरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था कि अनुगमन वेग VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान 10 टू द पावर -4 मीटर प्रति सेकंड होता है। बहुत महत्वपूर्ण, 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग होता है। और अनुगमन वेग की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये एक और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि धातुओं में विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो आप याद रखिएगा, धातुओं में विद्युत का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत का प्रवाह होता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि धातुओं में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें बहुत स्पष्ट हो रही होगी और क्लियर आपको समझ में आ रही होगी। तो अनुगमन वेग का मान 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड, धातुओं में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है, धारा अदिश राशि है जबकि धारा घनत्व सदिश राशि है। ठीक है, और ये जो फार्मूलाज मैंने बताया, धारा बराबर आवेश बटे समय, या धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर, या V इक्वल टू IR जो कि ओम का नियम है, ये सारी राशियां अदिश राशियां हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो चलिए, अब जो कल की क्लास होगी वो भी ठीक 8:30 बजे होगी, और उसके अंदर मैं और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। अपने सारे मित्रों, साथियों और दोस्तों को बताइएगा कि वो उस क्लास को अवश्य अटेंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बस एक ही क्लिक करना, एक ही क्लिक करना।